नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। नजर करते हैं हेडलाइन पर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हो रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े पीएम मोदी। शिंदे भाजपा गठबंधन की बड़ी जीत, 50% से ज्यादा सीटें जीते, पंचायत चुनाव में बड़ी जीत। दिल्ली की आबोहवा फिर से खराब होने लगी। मंगलवार सुबह की लगातार दूसरे दिन वायु की गुणवत्ता चिंताजनक स्थिति में। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी की पूछताछ जारी। सांसद राजा की स्पीकर से शिकायत, हिंदुओं के खिलाफ नफरती भाषण से शिकायत। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में बड़े नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात पहुंचे। नड्डा के 2 दिन की गुजरात यात्रा पर पहुंचे और इस यात्रा के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधीनगर में नमो किसान पंचायत ई-बाइक कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। किसानों की समस्याओं पर जेपी नड्डा ने कहा कि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसानों के नाम पर हमेशा राजनीति की है, लेकिन बीजेपी ने किसानों के दर्द को समझना और उसको दूर करने की कोशिश की है। मैं विश्वास के साथ यह कह रहा हूँ कि केवल बीजेपी नेता ही नहीं, जनता के बीच में जाकर यह कह सकते हैं कि मैंने आपके लिए काम किया है। बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि मैं बोलना चाहता हूँ कि सभी लोगों ने किसानों का योजनाबद्ध तरीके से नाम तो उपयोग किया, लेकिन किसानों के लिए धरती पर कुछ नहीं किया। अगर किसानों के लिए धरती पर किसी ने आजाद भारत में किया है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नमो किसान पंचायत ई-बाइक कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद जेपी नड्डा मेयर समिट में भाग लेने पहुंचे, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी ने संबोधित किया था। दिलाएं और किसान भाइयों तक सारी बातों को पहुंचाने का आप प्रयास करेंगे। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ मैं कुछ आपके साथ कुछ गहराई से और तफसील से कुछ बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश की राजनीति को मैंने जब से होश संभाली है तब से बहुत गहराई से देखा है। बहुत से देश के ऐसे नेता हुए जिन्होंने अपने आप को किसान नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। एक विशेष प्रयोजन के तहत उन्होंने अपने साथियों से, अपने लोगों से चर्चा करके किसान नेता की उपाधि और किसान नेता का स्थान लेने का प्रयास किया। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं कि सभी लोगों ने किसानों का योजनाबद्ध तरीके से नाम तो उपयोग किया, लेकिन किसानों के लिए धरती पर कुछ नहीं किया। अगर किसानों के लिए धरती पर किसी ने आजाद भारत में किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह मैं बताना चाहता हूं। और सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हर दृष्टि से अगर मैं बात करूं योजनाओं की, तो सबसे पहले तो मैं इस बात को आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि कोरोना का पैंडेमिक आया, शताब्दी का सबसे बड़ा त्रासदी थी। सब लोगों ने चर्चाएं की। एक शताब्दी पहले जब त्रासदी आई थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे, बीमारी से ज्यादा भूखमरी से मर गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और दाल देकर अपनी गरीब जनता, अपने साथी लोग, सबको उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया। और इस माध्यम से, इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश को बीमारी से भी लड़ने का ताकत दी और साथ ही साथ हमारे यहाँ कोई भूखा न सोए इसकी चिंता की। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और आज दिन तक वो प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम चल रही है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, आज दिन तक किसी ने नहीं सोचा कि किसानों को भी दैनंदिन जीवन में अपने उपज को बढ़ाने के लिए उनको कुछ आर्थिक मदद चाहिए। कभी नहीं सोचा और कोई योजना इसके लिए नहीं बनाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 11 करोड़ किसानों के खाते में हर तीसरे महीने में 2,000 रुपए पहुंचाने का प्रयास किया और आज 1,36,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। और मैं आपको इसकी विशेष बात बताना चाहता हूं। एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे ही जाते हैं, बाकी सब पता नहीं कौन सा वो हाथ है जो सारे का सारा पता नहीं कहां ले जाता है, कहां किस हाथ में फंस जाता है मालूम नहीं। लेकिन 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिमला के रिज मैदान से 31 मार्च, नोट कीजिए, एक बटन दबाया, चार जी मैं ठीक बोल रहा हूं, एक बटन दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसानों के खाते में 37,000 करोड़ रुपए चले गए। ये हमको समझना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में कल हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़े। इस सम्मेलन में देश भर से भाजपा शासित शहरी स्थानीय निकायों के महापौर और उप महापौर शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने भाजपा के मेयरों के इस कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में अगले 25 साल के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोड मैप बनाने में इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि शहरों के विकास को लेकर लोगों को भाजपा पूरा भरोसा है। राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है, यही हमारा मॉडल दूसरे से अलग करता है। कार्यक्रम में बोले हुए पीएम मोदी ने कहा कि सामान्य नागरिक का संबंध अगर सरकार नाम की किसी व्यवस्था से आता है तो पंचायत से आता है, नगर पंचायत से आता है, नगर पालिका से आता है, महानगर पालिका से भी आता है। इसलिए इस प्रकार के विचार विमर्श का महत्व बढ़ जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों को विकास को लेकर भाजपा पर विश्वास रखा है। इस निरंतर बनाए रखना और उसे बढ़ावा हम सभी का प्रमुख दायित्व है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हम राजनीति में आए हैं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने नहीं आए, सत्ता में बैठने नहीं आए। सत्ता हमारे लिए माध्यम है, लक्ष्य सेवा है। सुशासन के जरिए किस प्रकार हम जनता की सेवा कर सकते हैं, इसके लिए हम काम करने के लिए आए हुए हैं। भाजपा के मेयर्स के रूप में, शहरों के मुखिया के रूप में रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाने का आपका दायित्व ज्यादा है। सुरक्षा के लिहाज से शहरों में बिल्डिंग का बेहतर और ट्रांसपेरेंट ऑडिट हो, यह बहुत आवश्यक है। पुरानी बिल्डिंगों का गिरना और बिल्डिंगों में आग लगना, ये चिंता का विषय होता है। अगर हम नियम कायदों का पालन करें, उसका आग्रही बने, उसको सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सोच सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीमित नहीं होनी चाहिए। चुनाव केंद्रित सोच से हम शहर का भला नहीं कर सकते हैं। कई बार शहर के लिए फैसला बेहतर होते हुए भी इस डर से नहीं किया जाता कि कहीं चुनाव में नुकसान हो जाए। अब मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो 2005 में हमने अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाने का कार्यक्रम बनाया और करीब 100-150 ऐसे पॉइंट निकाले जिसके आधार पर
शहर में चौराहे की चिंता करना, एंक्रोचमेंट को हटाना, सफाई की चिंता करना, बिजली के तार पुराने हैं तो बदल, बहुत सारे पैरामीटर्स थे। और जनभागीदारी से चौराहों के सुशोभन के लिए भी बहुत काम हुआ। अब उसमें एक मुद्दा था एंक्रोचमेंट हटाना। अब जब एंक्रोचमेंट हटाना शुरू किया तो मुझे मेरे गुजरात के भाजपा के नेता मिलने आए। उनका कहना था, साहब अभी तो हमारा कॉरपोरेशन और पंचायतों का चुनाव आने वाला है, अपने कार्यक्रम कैसे ले लिया। अच्छा, मैं भी भूल गया था कि 2005 को मैंने अर्बन डेवलपमेंट ईयर बनाया, लेकिन उस समय चुनाव है, मुझे भी ध्यान नहीं था। जब सब लोग आए, मैंने कहा देखो भाई, अब ये बदल नहीं होगा, हमें लोगों को समझाना होगा, लोगों का विश्वास बढ़ाना होगा। मैं जानता हूं कि जब हम एंकरेजमेंट को हटाते हैं तो जिसका जाता है उसको गुस्सा भी आता है, नाराजगी होती है। लेकिन मेरा अनुभव दूसरा रहा। जब हमने एक ईमानदारी से प्रयास शुरू किया तो लोग स्वयं आगे आए। लोगों ने जो अपना कभी आधा फुट, 1 फुट, 2 फुट कुछ न कुछ किया था, सबने हटाना शुरू किया। रोड खुल गए, रोड चौड़े बनने लग गए, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि यहां पर कोई भाई भतीजावाद नहीं है, मेरा तेरा नहीं है, एक कतार में जो भी है सबका हटाया जा रहा है। तो लोगों ने मदद की, अतिक्रमण हटा, रास्ते चौड़े हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सही काम करते हैं, जनहित में करते हैं, तो लोगों का साथ मिलता है, डरने की जरूरत नहीं जी। सर तन से जुदा करने की धमकी देने के मामले कम नहीं हो रहे। राजस्थान के अलवर जिले में भी उदयपुर जैसी घटना को अंजाम देने की धमकी बीजेपी कार्यकर्ता को दी गई। बीजेपी कार्यकर्ता होने के साथ ही चारुल अग्रवाल आईआईटी दिल्ली के पास आउट भी है। उनके आरोप है कि वह अपने घर से बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकली तो फ्लैट के बाहर उनको एक धमकी भरी चिट्ठी रखी हुई मिली। हाल ही में कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आए फैसले के बाद अलवर की बीजेपी नेता चारुल अग्रवाल को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली है। पत्र में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और 25 सितंबर से पहले तुम्हारा हाल उदयपुर वाले लड़के जैसा कर देंगे, ऐसा चिट्ठी में लिखा गया है। बता दें कि इस चिट्ठी में और भी काफी कुछ लिखा हुआ है। यह चिट्ठी जब चारुल अग्रवाल तक पहुंचा तो परिवार सहमा गया। यह चिट्ठी लेकर चारुल और उनके परिवार के सदस्य अलवर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मामले की जांच कर रही अलवर की सदर थाना पुलिस ने बताया कि चारुल शालीमार एक्सटेंशन योजना में रहती है। वह अपने घर पर थी और पति बच्चों को स्कूल छोड़ने गए हुए थे। जब वापस आए तो बाहर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। उसमें लिखा था कि ज्ञानव्यापी हमारा है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। शेयर ब्रोकर मर्चेंट का फर्जी फर्म बनाकर एक व्यक्ति ने क्षेत्र ही नहीं बल्कि अन्य कई जगहों में रहने वाले लोगों का लगभग 500 करोड़ रुपए का चूना लगाया। पीड़ित अपना पैसा वापस मांगने के लिए परेशान है। वह इसी मामले में बिलियारीगंज थाने में छिछोरी गांव निवासी मोहम्मद शरीफ ने छिही गांव निवासी बेकर उनके परिवार को ही कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसके अलावा बेलार समेत 5 के खिलाफ ऐसा ही एक मुकदमा भी चला हुआ है। छिही गांव के निवासी के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक फर्जी फर्म बनाया था, जिसे 5 सालों से वह पैसा दो दुगना करने के नाम पर लोगों से पैसे जमा करता था। वादी मुकदमा शरीफ की माने तो अपने इस फर्जी शेयर ब्रोकर के फर्म के माध्यम से 500 करोड़ से अधिक धनराशि लेकर वो फरार हो चुका है। महाराष्ट्र में एक बार फिर उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका लगा है। मामला पंचायत चुनाव का है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावकुल ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी के समर्थित 275 और शिवसेना के एकनाथ गुट के कुल समर्थित 40 प्रत्याशी सरपंच पद के चुनाव जीत गए हैं। यानी शिंदे बीजेपी गुट समर्थित कुल 315 प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। महाराष्ट्र के 16 जिले में 550 ग्राम पंचायत के करीब
को चुनाव हुआ था और इस चुनाव में औसतन 75% की वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में प्रत्याशियों का पार्टियों को समर्थन करती है और लेकिन चुनाव चिन्ह नहीं देती। सोमवार को वोटों की गिनती हुई और ग्राम पंचायतों के अलावा सरपंचों के चुनाव भी वोटरों ने किए थे। इस चुनाव में एनसीपी समर्थित, कांग्रेस समर्थित और उद्धव ठाकरे गुट समर्थित प्रत्याशियों की जीत की खबर भी आई हुई है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने मीडिया से बताया कि बीजेपी के पक्ष में किस तरह गांव में भी हवा चल रही है। इसका अंदाजा इससे हो रहा है कि पार्टी समर्थित 270 से ज्यादा सरपंच चुने हुए हैं, जबकि सीएम शिंदे गुट के समर्थित प्रत्याशियों की जीत भी बड़ी तादाद है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। भारतीय सेना जल्द ही आर्मी डे और एयरफोर्स डे के परेड को दिल्ली के बाहर शिफ्ट कर सकती है। आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली के कंटेनमेंट एरिया में परेड होती है। वहीं एयरफोर्स के 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे परेड हिडन एयरबेस पर होती है। सरकार का मानना है कि सेना दिवस और एयरफोर्स दिवस का सेलिब्रेशन देश भर में होना चाहिए। इसी कड़ी में अगली एयरफोर्स डे परेड चंडीगढ़ में और आर्मी डे परेड देश के सदर्न कमांड एरिया में होगी। भारतीय सेना के सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि अगले साल की आर्मी डे परेड सदर्न कमांड में होगी और इसके लिए जल्द ही लोकेशन फाइनल कर लेगी। एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि एयरफोर्स डे परेड को हिडन बेस से शिफ्ट करने के पीछे 2 कारण है। पहला कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बड़े इवेंट्स दिल्ली तक सीमित कर न रह जाए, इन्हें देश के दूसरे हिस्सों में भी आयोजित करना चाहिए ताकि दूसरी जगह भी लोग भी इनमें शामिल हो सके। दूसरा कारण यह है कि देश में देश भर के स्कूलों और कॉलेज के छात्रों को इसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। अब तक एयरफोर्स के परेड हिडन एयरपोर्ट पर बेस पर होती थी और कुछ चुनिंदा स्कूलों के बच्चे ही इसमें शामिल होते थे। अब ऐसा नहीं होगा। देश को आज़ादी मिलने के बाद 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रांसिस रॉय बूचर की जगह लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा पहले स्वदेशी कमांडर इन चीफ थे। आर्मी डे परेड दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में होती है। इस दिन वीरता पुरस्कार और सेना मेडल भी प्रदान किया जाता है। अगले साल 73वां आर्मी डे मनाया जाएगा। दिल्ली के करोल बाग में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार फॉर्च्यून ने 6 गाड़ियों में टक्कर मारी। घटना में वहां मौजूद या कई गाड़ियां डैमेज हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर नशे की हालत में था और ओवर स्पीड में कार भगा रहा था। उसने पहले कई गाड़ियों को टक्कर मारी, उसके बाद एक स्कूटी को 100 मीटर तक घसीट कर ले गया। स्कूटी सवार युवक की पहचान हिमांशु के रूप में हुई है। हादसे के उसी हालत गंभीर बताई जा रही है और
अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के एक रिक्शे का भी नुकसान पहुंचा है। इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली की आबोहवा फिर से खराब होने लगी है। लगातार दूसरे दिन वायु की गुणवत्ता चिंताजनक स्थिति में रही। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी यानी AQI 418 पर पहुंच गया। इससे पहले सोमवार को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी के करीब दर्जन की गई थी और इसमें 3 दिन पहले ही साल में पहली बार शहर की वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी का 24 घंटों का औसत वायु गुणवत्ता शाम 4 बजे 180 के आसपास दर्ज किया गया। यह रविवार को 119 और शनिवार को 17 था। शुक्रवार को ये काफी कम गिरा हुआ था। आनंद विहार के इलाके में AQI की 405 और उसको गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया था। क्लाइमेट वेदर के उपाध्यक्ष ने बताया कि पूर्व और पश्चिमी हवाओं के संगम के स्थानीय प्रदूषकों के फैलाने से ये नहीं हुआ है। हवा की हल्की गति की वजह से सुबह में प्रदूषण जमा हो चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दिल्ली NCR के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार कहा था कि मध्यम से खराब श्रेणी में और आज के दिन खराब श्रेणी में रहने की संभावना भी है। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी की पूछताछ की। खबरों के मुताबिक ईडी ने दुर्गेश का फोन जब्त किया है और इसमें डेटा जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह पूछताछ हो रही है। MCD चुनाव प्रभारी और राजेंद्र नगर विधायक दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन्स पर भड़की हुई है। यह दूसरी बार है जब ईडी पाठक से पूछताछ की जा रही है। इसके पहले विधायक ने 6 सितंबर को पूछताछ की थी। सितंबर में जब ईडी ने मुंबई से अन्य एक मुख्य आरोपी विजय नायर के आवास पर छापा मारा तो पाठक तलाशी अभियान के दौरान जगह पर मौजूद थे। जांच एजेंसी ने पाठक के फोन और दस्तावेज जब्त किए हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब केजरीवाल मॉडल की चर्चा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो रही है तो केंद्र सरकार हमारे MCD प्रभारी को तलब कर रही है। इसकी बौखलाहट सामने आई है। वह दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज ईडी ने आपके MCD के चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक को समन्स किया है। दिल्ली सरकार की शराब नीति से हमारे MCD चुनाव इंचार्ज का क्या लेना देना? इनका टारगेट शराब नीति है या MCD चुनाव है? पाठक अब आपके दूसरे नेता है जिसने आबकारी जांच के इर्द गिर्द मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ की जाएगी। हिंदुओं के खिलाफ कथित तौर पर नफरती बातें कहने पर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के सांसद व केंद्रीय मंत्री S राजा की मुश्किलें बढ़ चुकी है। भाजपा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनकी शिकायत की है और कार्यवाही करने की मांग की है। तमिलनाडु भाजपा के IT प्रकोष्ठ के अध्यक्ष CTR निर्मल कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। कुमार ने बताया कि सांसद राजा के खिलाफ पार्टी ने स्पीकर बिरला को हलफनामे के साथ शिकायत की है। लोकसभा के कामकाज के संचालन नियम के तहत की गई शिकायत में राजा के बयान को अनैतिक बताते हुए हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाने वाला बताया गया है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर। नोएडा के सेक्टर 21 जलवायु विहार सोसाइटी की दीवार गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिनमें 3 एक ही परिवार के थे। साथ में तीनों बदायूं के रहने वाले थे और जबकि धर्मवीर संभल का रहने वाला था। इस मौके पर फायर ब्रिगेड कर्मी, पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ये दीवार सोसाइटी को
चारों ओर से कवर करती है। इसका एक तरफ का करीब 100 मीटर गिरा हिस्सा था। मौके पर 5 जेसीबी मशीन मलबा हटाकर दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया था। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की ओर से नाले की सफाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मजदूर नाले की सफाई का काम कर रहे थे। ईंट निकालने के बाद नाले की एक तरफ की दीवार गिर गई। इससे काम करने वाले 12 मजदूर दब गए। इसमें 2 लोगों को जिला अस्पताल और 2 लोगों को कैलाश अस्पताल में लाया गया था। डॉक्टर ने 4 को मृत घोषित कर दिया। 8 को अस्पताल में भर्ती करा गया है। ठेकेदार अनुज यादव फरार है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। 9:55 के आसपास थाने को सूचना मिली कि यहाँ पर एक जो रिपेयर का काम चल रहा था उसमें वॉल कोलैप्स की गई हुई है और उसमें कुछ जो काम कर रहे थे, जो यहाँ पे लोग इस सफाई का कार्य कर रहे थे, वो उसमें दब गए। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस, एम्बुलेंस यहाँ पर रश की गई और फायर ब्रिगेड की जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम्स हैं उनको यहाँ पे रेस्क्यू के लिए रश किया गया। उसमें से 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया और जो नियरेस्ट हॉस्पिटल से कैलाश और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पर उनको पहुँचाया गया। अनफॉर्चुनेटली उसमें से 4 लोग जो हैं वो मृत अवस्था में मिले और उनको भी मॉर्चुरी पहुँचाया गया है। इस संपूर्ण दुर्घटना का ये जो हुई है इसके संबंध में एक इंक्वायरी की जाएगी और डिटेल इंक्वायरी की जाएगी कि किस लेवल पर किस किस की इसमें जो है लापरवाही रही है और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसमें टफेस्ट पॉसिबल जो लीगल कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। इसमें जो कार्य कर रहे थे ये लोग बदायूं के थे, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कैलाश हॉस्पिटल में। चुनावी राज्यों में कांग्रेस छत्तीसगढ़ जैसा ही वादा कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब गुजरात में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता से भी पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया गया है, गुजरात में भी वैसा ही करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा, पुरानी पेंशन खत्म कर भाजपा ने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर से निर्भर बना दिया है। देश को मजबूत करने वाली सरकारी कर्मचारियों का हक है पुरानी पेंशन। हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल की है। अब गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, पुरानी पेंशन लाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस साल के बजट भाषण का वह हिस्सा सोशल मीडिया पर डाला जिसमें वे पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारियों की परेशानियों को समझा है। यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई है। राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। झारखंड में भी जहां हमारी साझा सरकार के वहां भी उनको लागू किया गया है। केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है लेकिन हमने उसका रास्ता निकाल लिया है। हिमाचल प्रदेश की जनता से हमने वादा किया है कि सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसी प्रकार गुजरात में भी हमारी सरकार बनती है तो वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ में हमने कर्मचारियों की परेशानियां समझा और ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया। छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है और झारखंड में भी जहां हमारे साझा सरकार है वहां भी इसको लागू किया गया है। केंद्र सरकार अड़ंगा लगा रही है लेकिन उसका रास्ता हमने निकाल लिया है। हिमाचल की जनता से हमने वादा किया है कि सरकार बनती 10 दिन के भीतर में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उसी प्रकार गुजरात में हमारी सरकार बनती है तो वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधान मंडल सत्र के दूसरे दिन हंगामे के साथ कार्यवाही शुरू होने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में सवाल जवाब हुए। सदन के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए।
जिसका जवाब नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सदन मुख्यमंत्री योगी के जवाब से संतुष्ट नहीं थे और सदन से वॉकआउट कर लिया। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि अगर सरकार के पास बजट नहीं है तो मुख्यमंत्री को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राइवेट कर देना चाहती है, जिससे इलाज आम लोगों से दूर हो जाएगा। उन्होंने इस दौरान सपा सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए गए कार्यों का ब्यौरा भी दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कहती है कि अस्पतालों में स्टाफ नहीं है तो भर्ती करे, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध करवाए। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ तो मुफ्त इलाज देने का वादा कर रही है और दूसरी तरफ सभी तरह की जांच प्राइवेट हाथों में दे रही है। एमआरआई और सीटी स्कैन हर चीज का पैसा लिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली वाले मदद नहीं करते हैं। दिल्ली वाले को समझना चाहिए कि दिल्ली की सरदार यूपी से बनती है। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि उपदेश कुशल बहुत तेरे, लेकिन दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार बनी है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में पिछले 5 साल में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पूर्वांचल में भी पहले इंसेफ्लाइट लिया गया था, हर साल सैकड़े मौतें होती थी। अब साल दर साल में मौतों की कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की जितनी बदहाली तथाकथित समाजवादियों ने की है उतनी किसी ने नहीं की है। बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के में बैठ करके और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे उस समय भी रोका गया है। आखिरकार ये कैसी सरकार है जो विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, कई बार के विधायक हैं, पूर्व स्पीकर हैं, बड़े बड़े पदों पे पूर्व में लीडर ओपोजिशन रहे, वो सब साथ हैं, उनको सदन में नहीं जाने दे रहे। आखिरकार सदन में जाकर के हम अपनी जनता की तो बात उठाते हैं। आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है? ही दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो जरूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना है। राजस्थान में लंपी वायरस जमकर कहर बरसा रहा है। लंपी वायरस के कारण राज्य में हजारों गायों की जान जा चुकी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पार्टी भाजपा राज्य की गहलोत सरकार पर हमलावर है। राजधानी जयपुर में भाजपा कार्यकर्ता गहलोत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग भी लगाई। प्रदर्शनकारी गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस उन्हें रोकने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही थी। भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी और भाजपा कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पुनिया भी एक बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए थे।
पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि राजस्थान में लंपी वायरस की वजह से बीते 3 महीनों में 60,000 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। वहीं 8 लाख गोवंश लंपी से संक्रमित हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 22 जिलों में लंपी चर्म रोग फैल चुका है। लंपी वायरस से बढ़ी हुई संख्या में मौत की वजह से प्रदेश में दूध का उत्पादन भी घट गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। सूत्र के अनुसार कांग्रेस सांसद ने ये संबंध में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ने की मंजूरी ली। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया तो फिर चुनाव होना तय है। वहीं अशोक गहलोत के करीबी सूत्रों का कहना है कि गहलोत ने भी अभी तक तय नहीं किया है कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वह अभी खुद अध्यक्ष बनने के बारे में सोचने के बजाय इस कोशिश में है कि राहुल गांधी ही कमान संभाले। सूत्रों ने बताया कि इसी मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने इस धारणा को भी खारिज कर लिया है कि चुनाव में पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक उम्मीदवारी होगी। इधर थरूर की सोनिया गांधी से मुलाकात की पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने कहा कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है और यही पार्टी के नेतृत्व का रुख है। चुनाव लड़ने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। लोकसभा सदस्य थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात ऐसे समय की है जब हाल ही में उन्होंने ऐसे संकेत दिए थे कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा सदस्य थरूर सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे थे और कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष के खिलाफ तानाशाही प्रवृत्ति अपना रही है और वो घातक है। उन्होंने ट्वीट कर ये बात कही। विपक्ष पार्टियों को सरकार की जन विरोधी नीतियों व उनकी निरंकुशता तथा जुल्म ज्यादती आदि को लेकर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देना भाजपा सरकार की नई तानाशाही प्रवृत्ति हो चुकी है। बात बात पर मुकदमे व लोगों की गिरफ्तारी एवं विरोध को कुचलने की बनी सरकार धारणा अधिक घातक है। इसी क्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा फीस में एक मुश्त भारी वृद्धि करने के विरोध में छात्रों ने आंदोलन को जिस प्रकार कुचलने का प्रयास जारी है
वह अनुचित है और निंदनीय है। यूपी सरकार अपनी निरंकुशता को त्याग कर छात्रों की वाजिब मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, यह बसपा की मांग है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कानून व्यवस्था आदि के प्रति यूपी सरकार की लापरवाही के देखकर धरना प्रदर्शन नहीं करने देने पर उन पर दमन चक्र के पहले भाजपा जरूर सोचे कि विज्ञान भवन के सामने बात बात पर सड़क जाम करने के, आम जनजीवन ठप करने का उनका क्रूर इतिहास है। बता दें कि सपा ने विज्ञान मंडल के सत्र के पहले ही दिन कार्यालय के सामने पैदल मार्च किया था और उन्हें रोक दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के गुजरात के वडोदरा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मोदी मोदी के नारे से स्वागत किया गया। बाद में केजरीवाल के जयकारों भी सुने गए। केजरीवाल की चुनावी राज्य गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां वह वडोदरा में एक टाउन हॉल में बैठक को संबोधित करने गए थे। अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के नारे से आमने सामने होने पर केजरीवाल को मीडिया कर्मियों की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए देखा गया। हालांकि उन्होंने मौके पर बात नहीं की और कहा कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की प्रीति गांधी ने ट्वीट किया, मोदी के गुजरात में अरविंद केजरीवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। आप गुजरात में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई थी। पंजाब में भारी जीत के बाद पार्टी देश के अन्य हिस्सों में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है। गुजरात के लोगों तक पहुंचने के लिए अपने प्रयास में केजरीवाल ने भाजपा के 27 साल के शासन पर निशाना साधते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी। राज्य के कई दौरे किए हैं और दिल्ली मॉडल की सराहना करते हुए कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो इसे लागू करने का दावा किया गया है। केजरीवाल ने राज्य के लोगों से कई गारंटियों का वादा भी किया है, जिसका उनका दावा है कि उन्हें पूर्ण किया जाएगा। $200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने सोमवार को पूछताछ जारी की। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिसर विंग EOW ने उन्हें मुकेश से मिले और गिफ्ट और लेनदेन के दस्तावेजों के साथ बुलाया गया, लेकिन जैकलिन EOW ऑफिस 2 घंटे 30 मिनट तक देरी से पहुंची थी। EOW की ज्वाइंट कमिश्नर छाया शर्मा और स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव की अगुवाई में 6 अफसरों की टीम एक्ट्रेस से सवाल कर रही थी। जैकलिन के साथ उनकी ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी को भी तलब किया गया था। दोनों को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब हुई। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक लिपाक्षी तबीयत खराब होने के कारण EOW के ऑफिस नहीं पहुंच पाई। इससे पहले EOW ने 14 सितंबर को जैकलिन से 8 घंटे पूछताछ की थी। इस दौरान करीब 100 सवाल पूछे गए थे। जैकलिन और सुकेश के कई प्राइवेट फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिसके बाद ईडी ने जैकलिन से पूछताछ की और दोनों के फोटोज को सबूत के रूप में रखा। ईडी का मानना है कि जैकलिन को शुरू से ही पता था कि इस केस का मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ठग है और वह जबरन वसूली करने वाला है। देखिए, जैकलिन को जब बुलाया गया था तो कुछ चीज़ें जो बची हुई थी, एक तो उसका इंट्रोगेशन हुआ है, कुछ जो और कैरेक्टर्स हैं, जैसे पिछली बार पिंकी ईरानी के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ था, इस बार लिपाक्षी को बुलाया गया था जो स्टाइलिस्ट है। लिपाक्षी को वायरल फीवर हुआ इसलिए वो आ नहीं पाई थी, तो वो जांच अभी अधूरी रह गई है। और जो चीज़ें सुकेश के द्वारा दी गई थी, उन गिफ्ट्स का आगे का जो मनी ट्रेल है, जो डाइवर्जन ऑफ फंड्स हुआ, कहाँ कहाँ पे पैसा गया,
उस सारे बारे में कल पूछताछ की गई थी और जब लेपाक्षी आएगी दोबारा तो एक बार फिर से ये सारा इन्वेस्टिगेशन आगे जारी किया। क्योंकि लेपाक्षी बीमार थी वो रिकवर हो जाएगी, उसके आधार पे हम नई डेट का डिसाइड करेंगे। और इस बार उसको भी हमने चेतावनी दी कि पिछले 2-3 बार से वो आई नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे ताकि हम इस इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से पूरा कर सकें। पुलिस का काम प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन का है और हम लोग तो जो एविडेंस है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, प्योरली ऑन मेरिट्स। अब पछतावा है नहीं है ये सब चीज़ें वो ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश विधान मंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में शब्दों के बाण जोरदार ढंग से चले। नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनको माकूल जवाब भी मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाजपा पर हमलों के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और सच नदी के 2 छोरे हैं। सभी को पता है कि यह कभी नहीं हो सकते। समाजवादी पार्टी को तो प्रदेश सरकार के अच्छे कार्यों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और नेता विरोधी कल अखिलेश यादव को इस बारे में तो सोचना चाहिए और सच बोलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन में नेता प्रतिपक्ष जैसा बोल रहे थे उसमें तो ऐसा लग रहा था कि उपदेश कुशल बतूरे से है। आपको तो नेशनल हेल्थ सर्वे के आंकड़े को देखने की जरूरत है। प्रदेश के बीते 5 वर्ष में शिशु और मातृ मृत्यु दर की भी कमी आई हुई। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार बेहतर सुधार हुआ है। सदन में अखिलेश यादव ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को निशाने पर रखा था। उनको सिर्फ छापा मार बताया गया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सदन में तख्त तेवर में थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनको बेहद साथ जवाब दिया। नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण से अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं थे, इसलिए विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। ये लोग दूसरों को उपदेश देते हैं। सच्चाई क्या थी 2017 में? उससे 5 वर्ष पहले तो समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 तक थी। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए थे। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था। ज्यादातर सीएससी बंद के कगार पर थे। सुनिए नहीं। और यही नहीं, जनपद और जिला चिकित्सालयों की स्थिति भी कितनी दयनीय थी, जर्जर स्थिति थी। और आज मैं कह सकता हूं 108 एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को इस सरकार ने और अच्छा करने का प्रयास किया है, उसमें सुधार हुआ है। आज सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार का ही प्रभाव है और संयुक्त कार्रवाई का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के 59 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है, उस पर कार्रवाई चल रही है। जो शेष 16 जनपद हैं उन पर भी इस कार्रवाई को सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मेडिकल कॉलेज से उनको परहेज है, हॉस्पिटल की सुविधा से उन्हें परहेज है। और तो और कोरोना महामारी के दौरान पता नहीं नेता प्रतिपक्ष कहां गए थे, मुझे तो लगता है किसी ने, हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा उनको बाहर निकलते हुए। 3-4 चरणों में दुर्भाग्य से इंसेफ्लाइटिस आई थी और उन 4 चरणों में हमें तो आशंका थी कि ऐसा ना हो कि कोरोना कालखंड में 5वें चरण की वो आ जाए तो फिर इनका क्या हाल होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि कोरोना हम लोगों ने नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।